स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी संकल्प पे। इस वाले वीडियो पे हम लोग ज्योग्राफी के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करने वाले हैं। आपने हमारा लास्ट वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें हमने ज्योग्राफी का लास्ट 4 ईयर का एनालिसिस किया था। अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे मैं उसका लिंक दे रहा हूँ, आप उसे वहां से जाके देख सकते हैं। उस 4 ईयर के जो एनालिसिस है उसमें हमने देखा था कि क्रॉप और मिनरल से तो क्वेश्चन आते हैं, तो उसका तो वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया है। उसके अलावा मैंने बोला था एक आपको बेसिक से क्वेश्चन आते हैं और साथ में पर्वत पठार जो है वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम लोग जो ये आपका इंडिया का बेसिक ज्योग्राफी होता है उसके एमसीक्यूज करने वाले हैं, और एमसीक्यूज आपके बहुत ही चुने हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि इसी तरीके की जो भी वीडियो आए उसकी अपडेट आप मिस ना करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर आज का जो हमारा एमसीक्यू है। सबसे पहला एमसीक्यू, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो आपके ऑप्शन है 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। एकदम बेसिक सा है ये, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 7वां। तो पहला कौन है? पहला जो है वो है रशिया। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? आपका ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। अच्छा, कर्क रेखा होती क्या है? अगर हम लोग ये एक पृथ्वी बना लें तो पृथ्वी को समझने के लिए और उसके पॉइंट्स को नापने के लिए हमने एक इमेजिनरी यानी कि अपने से रेखाएं खींची है जो एकदम बीच की रेखा रहती है, जिसे इक्वेटर कहा जाता है, और यह रहता है 0 डिग्री का। इसके बाद वाला जो रेखा रहता है ये रहता है कर्क रेखा। कर्क रेखा रहता है 23 1/2 डिग्री का। इसके बाद वाला जो रेखा रहता है ये रहता है 66 1/2 डिग्री का। ऐसा ही रेखा इधर भी बनेगा और ऐसा ही रेखा इधर भी बनेगा। ये वाला भी आपका 23 1/2 और ये वाला 66 1/2। तो कर्क रेखा कौन? ये 23 डिग्री वाला 23 1/2 ये भारत से होते हुई जाती है। ये वाली रेखा भारत से होते हुई जाती है। तो भारत से कहां से होते हुई जाती है ये? ठीक है, तो हम लोग अगर उस कोने से बात करें तो ये होते हुई जाती है सबसे पहले मिजोरम से होते हुई जाती है, फिर त्रिपुरा में जाती है ये रेखा टकराती हुई, फिर वेस्ट बंगाल है, उसके बाद आपका झारखंड आ जाता है। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ से भी ये रेखा होती हुई जाती है, फिर एमपी से होते हुए राजस्थान जाती है, फिर लास्ट में गुजरात जाती है। तो इन सारे जो आपके स्टेट इनका नाम भी याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, बिहार, झारखंड। अगला, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को 2 लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है? अभी मैंने आपको बताया 23 1/2 डिग्री वाला जो रेखा है वो भारत के यहाँ से होते हुए जाता है। कहां से होते हुए जा रहा है? एमपी, और एमपी तो आपका बीचों बीच पड़ता है। जब एमपी बीचों बीच पड़ता है तो यही 23 1/2 डिग्री, यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा डी, 23 1/2 डिग्री। उत्तरी है ना ये, मैंने उस वाले ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में समझाया था। ये वाली रेखाएं उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो ऐसे सीधे ही रेखाएं रहती है उन्हें पूर्वी देशांतर कहा जाता है। अगला, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालंग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसे समझते हैं। देखिए, गुजरात के पूर्वी गांव, क्या था क्वेश्चन? गुजरात के पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर। ठीक है, तो आपका जो गुजरात है, गुजरात पड़ता है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ पे पड़ गया, और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे पड़ेगा आपका
97 डिग्री 25 मिनट। इसे देशांतर इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसके हिसाब से समय का निर्धारण होता है। अब देखिए, अगर हम लोग 97 डिग्री 25 मिनट के हिसाब से समय रखेंगे और 68 डिग्री 7 मिनट के हिसाब से समय रखेंगे तो दोनों के बीच में समय का अंतर आएगा। क्यों? ये 97 डिग्री 25 मिनट वाला सूरज पहले दिखेगा ना, सूर्य उदय तो इस साइड से हो रहा है, जापान के साइड से हो रहा है, तो जापान साइड से हो रहा है तो ये 97 डिग्री वाला पहले सूर्य देखेगा, और जब तक ये 68 डिग्री 7 मिनट वाला सूर्य देखेगा इसके लिए कुछ तो टाइम होगा जो बीत चुका है। तो यही आपसे पूछा है कि दोनों के बीच में कितने घंटे का अंतराल होता है। और इससे निपटने के लिए हमने क्या किया है, इससे निपटने के लिए भारत के बीचों बीच से एक जो पूर्वी देशांतर रेखा जाती है, ठीक है, कहां से जाती है? ये जाती है आपके यूपी से। इस वाली रेखा को हमने मानक माना है, जिसे मानक समय रेखा कहा जाता है, मतलब इसके हिसाब से हमारा समय रहेगा। तो इसके वजह से ये नहीं रहेगा कि इन वालों को पहले घड़ी मिलानी पड़ेगी फिर बाद में इनको घड़ी मिलानी पड़ेगी। सबकी घड़ी जो रहती है वो ये जो मानक समय रेखा रहती है इसके हिसाब से मिली हुई रहती है। तो ये 97 डिग्री 25 और 68 डिग्री 7। अच्छा, इसको निकाला कैसे जाए? आप माइनस कर लीजिए, पता चल जाएगा पहले अंतर कितने का है। ठीक है, जब इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यह आएगा आपका 28.55। ठीक, और जो 1 डिग्री का अंतराल रहता है, मान लीजिए 1 से 2 गया तो इन दोनों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है। पूर्वी देशांतर की बात कर रहा हूं मैं, तो इसको आप 4 से इंटू कर दीजिए। अब अगर आप इससे 4 से इंटू करेंगे तो लगभग आएगा 114.20 मिनट, जो लगभग किसके करीब है? 114, 2 घंटे के करीब है लगभग। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। ऑप्शन देखते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, आधा घंटा, तो 2 घंटा, लगभग 2 घंटे का अंतराल होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे आते हैं, भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 किस नगर से होकर गुजरती है? तो ये मैंने आपको अभी बताया, यूपी से होकर गुजरती है। यूपी में कौन? तो यूपी में इलाहाबाद। पटना तो आपका बिहार में है। ठीक है, ये जो रहता है ये मानक समय रहता है, इसके हिसाब से हमारे पूरे भारत की जो है घड़ियां मिली हुई है। अगर आप आंध्र प्रदेश के हिसाब से, अरुणाचल प्रदेश के हिसाब से घड़ी मिलाएंगे तो आपको गुजरात आते आते घड़ी दोबारा मिलानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि गुजरात पहुंचते तक तो आपके 114 मिनट और एक्स्ट्रा हो चुके हैं। ठीक है, तो इसी से बचने के लिए मानक समय रेखा का कॉन्सेप्ट लेके आया गया। भारतीय मानक समय IST जिसे कहा जाता है, वो ग्रीनविच माध्य समय GMT में कितना अंतर पाया जाता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वाले को भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ के देखते हैं। अच्छा, ये अगर पृथ्वी है आपका, तो ये जब उत्तरी अक्षांश बनाया गया, जैसे मैंने आपको बताया कि ये 0 डिग्री, ये वाली कर्क रेखा, ये वाली विषुवत रेखा, ये वाला भी रेखा और ये वाला भी रेखा, ये बनाया गया था मतलब जगह पता करने के लिए। अब मैं आपको बोल दूंगा 8 डिग्री 4 मिनट, तो आपको पता है कि 8 डिग्री 4 मिनट में भारत का दक्षिणम पॉइंट यानी कि ग्रेट जो आपका निकोबार है वो आ जाएगा। तो हमने पता लगाने के लिए बनाया हुआ था। तो इसी तरीके से दिक्कत हो रहा था आपका समय को भी लेके, तो समय को लेके भी हो रहा था, तो हमने फिर इमेजिनरी लाइन खींची ऐसे। आपने भूगोल में ऐसा ही कुछ देखा होगा। ये हो गया। तो अब इस वाले केस पे तो हमने इसे 0 डिग्री मान लिया क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच पे है ये। इस वाले केस में 0 डिग्री किसे माने? किसी को भी मान सकते थे। तो फिर एक कमेटी बैठी, कमेटी ने इस वाले लाइन को 0 डिग्री लिया। ठीक है, तो एक जगह भी तो होना चाहिए ना 0 डिग्री का। तो ये 0 डिग्री का जो जगह था वो था आपका GMT, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि आपका पड़ता है लंदन पे। तो लंदन पे जो पॉइंट है
ये पूर्वी देशांतर का वो वाला पॉइंट है आपका 0 डिग्री का। अब ये 0 डिग्री तो इसके आगे इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बढ़ेगा। इस साइड से भी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके बढ़ेगा। यहां भी वैसे ही था, ये 0 डिग्री था तो ऊपर 1 2 3 4 करते हुए ये 23 डिग्री 1/2 और आगे करते हुए 66 डिग्री 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 0 डिग्री है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि हमारा जो मानक समय रेखा है वो ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है, आगे ही होगा ना। अगर मान लीजिए हमारा ग्रीनविच मीन टाइम ये वाला रेखा है 82 डिग्री 30 मिनट, तो हम सूरज तो पहले देख रहे हैं ग्रीनविच मीन टाइम से। अभी हम सिर्फ भारत और हमारी बात करते हैं, हम सूरज तो पहले देख रहे हैं इस ग्रीनविच मीन टाइम से। तो हम जब सूरज पहले देख रहे हैं तो कितना घंटे पहले देख रहे हैं, ठीक है, हम जब सूरज देख रहे हैं तो कितना घंटे पहले देख रहे हैं, वही कर ले जो लास्ट वाले में किया था। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के केस पे माइनस कर लेते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट डिवाइडेड बाय 0 डिग्री, तो इतना ही आ जाएगा। अब मैंने आपको बताया था पूर्वी देशांतर में, एक देशांतर में मतलब 1 डिग्री से अगर आप 2 डिग्री में जाएंगे तो 4 मिनट का अंतर होता है, तो इंटू 4 कर दीजिए इसे। जब इसे आप इंटू 4 करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 329.2 मिनट। 329.2 मिनट आ गया, डिवाइडेड बाय 60 कर दीजिए आवर में निकालने के लिए, तो ये आपका निकल के आ जाएगा 5.48। ठीक है, लगभग मतलब 5-5.5 घंटे आसपास का टाइम, मतलब हम लोग 5-5.5 घंटे पहले सूरज को देखते हैं, इसका मतलब ये होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या है। प्लस में होना चाहिए, माइनस वाले तो हट जाएंगे सबसे पहले क्योंकि हम लोग सूरज को पहले देखते हैं। 4.5 नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, 5 1/2 ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, दक्षिणी बिंदु कौन है, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, इंदिरा पॉइंट या पॉइंट पर। तो कन्याकुमारी नहीं होगा, रामेश्वरम नहीं होगा, पॉइंट पर नहीं होगा, आपका कौन होगा, इंदिरा पॉइंट। मैंने ऊपर ही बताया आपको क्यों होगा, क्योंकि ये ग्रेट निकोबार में पड़ता है, नीचे साइड पे जहां से भारत की शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट, क्या उत्तरी अक्षांश। आगे आते हैं। भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहां स्थित है। बहुत देर से मैं यही बता रहा हूं आपको कहां स्थित है ये, बड़ा निकोबार, बड़ा निकोबार यानी कि ग्रेट निकोबार। आगे आते हैं। भारत का वो कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं। अब ये अगर मैं भारत का नीचे वाला हिस्सा बनाऊं तो आपको पता है कि अरब सागर इस साइड है, ये वाला है आपका हिंद महासागर और ये वाला हिस्सा है आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। कहां पे मिल रहे, देखिए यहां पे मिल रहे हैं इस वाले पॉइंट पे। तो ये वाला पॉइंट है कौन सा, कन्याकुमारी है ना। इंदिरा पॉइंट ये तो आपका बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी तरफ आ जाएगा। रामेश्वरम ये भी आपका इस साइड पे आ जाता है, यहाँ पे श्रीलंका के पास रामेश्वरम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अगर आपको ये याद है तभी बनेगा। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, नागालैंड, असम, मेघालय। नागालैंड, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। नागालैंड, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर। तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ठीक है, इसके अलावा एक और राज्य है जो बांग्लादेश की सीमा को छूता है, वो है आपका मिजोरम। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो 5 राज्य है वो बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है। ठीक है, स्थलीय सीमा सबसे लंबी किसकी है, तो आपका हो जाएगा आंसर बांग्लादेश। ठीक है,
स्थलीय सीमा काफी बड़ी है, मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भले आपको लग रहा होगा हो सकता है पाकिस्तान हो, लेकिन पाकिस्तान आपका आंसर नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? तो कौन कौन बनाता है हमने ऊपर ही देख लिया, तो जो बच गया वो नहीं बनाता है। मेघालय, मेघालय है क्या? मेघालय बनाता है। असम, असम भी बनाता है। पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल बनाता है। त्रिपुरा, त्रिपुरा बनाता है। मिजोरम, मिजोरम भी बनाता है। तो कौन नहीं बनाता? नागालैंड नहीं बनाता। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। भारत तथा पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी, रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। तो ये दुरंद रेखा क्या? ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारी सीमा बनती है उसे कहते हैं हम लोग दुरंद रेखा। तो ये मैकमोहन क्या है? मैकमोहन जो चाइना के साथ हमारी जो सीमा रेखा बनती है उसे हम लोग कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, दुरंद लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है? अब भी हमने ऊपर देखा दुरंद रेखा यानी कि अफगानिस्तान। अगला, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? भारत और पाकिस्तान, अभी ऊपर देखा है हमने। अगला लास्ट, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? सुएज नहर? नहीं जी, ये तो यहाँ है ही नहीं। खंबत की खाड़ी? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। कच्छ की खाड़ी? ये तो गुजरात में है, ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पाक जल मरुमध्य। ठीक है, इसे इंग्लिश में कहा जाता है पाल्क स्ट्रीट। अब जब भारत का मैप देखेंगे तो ये इसका ऐसा वाला नीचे वाला हिस्सा है और यहाँ पे आपका श्रीलंका है। यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं है, लेकिन ये वाले हिस्से पे पानी है। ठीक है, यही जो है वो अलग करता है भारत और श्रीलंका को, इनके बीच ये बाउंड्री का काम करता है। तो ये वाटर बाउंड्री भी है, कह सकते हैं आप, ये वाटर बाउंड्री है। अगला क्वेश्चन, भारत उपमहाद्वीपीय मूलतः एक विशाल भूखंड भाग था जिसे कहते हैं? ऑप्शन है ज्यूरेसिक भूखंड, बी आर्यवर्त, सी इंडियाना, डी गोंडवाना। तो आपका जो ये ज्यूरेसिक भूखंड तो होगा नहीं, लॉजिकली लगाएंगे आप। तो आर्यवर्त भारत का पुराना नाम है, ये भारत का ही पुराना नाम है ना, भूखंड का नाम तो नहीं है ये। इंडियाना, इंडियाना भी भारत का ही हुआ, तो ये गोंडवाना होगा इसका आंसर। इसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना लैंड। अब इसकी कहानी क्या है कि दक्षिण अमेरिका हो गया आपका, उसके अलावा हो गया आपका अफ्रीका, अंटार्कटिका, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ये एक भूभाग के हिस्से थे जो था आपका गोंडवाना लैंड। बाद में टेक्टोनिक प्लेट्स टकराई और ये सारे अलग हो गए। दक्षिण अमेरिका उस साइड चल गया, इंडिया इधर आ गया, ऑस्ट्रेलिया इधर चल गया। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं वो पहले एक ही विशाल भूखंड के भाग थे जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। अगला, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेश में विभाजित है? तो आपका भारत का ऑप्शन क्या है? ए नंबर 4, बी 6, सी 7, डी है 8। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। अब 4 कौन कौन से हैं आपके? सबसे पहला तो उत्तर वाला जो पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा, उसके बाद विशाल मैदान है अपने पास, यूपी जिधर है, ठीक। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार है बहुत सारे अपने, तो प्रायद्वीपीय पठार, और लास्ट हो जाता है तट भी तो है, और साथ में बहुत सारे द्वीप भी तो हैं। तो इन 4 पार्ट में विभाजित है, ठीक है। लेकिन अगर आपका उप विभाग पूछता है तो उसका आंसर 6 हो जाएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में उप विभाग जो है वो 6 दिया हुआ है, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है। ये एक काफी प्रसिद्ध जगह है केरल का, इसे ध्यान रखिएगा। किसके लिए प्रसिद्ध है? मीठे पानी के झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए,
एक प्रवाल द्वीप के लिए भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो पश्चिम में स्थित तो नहीं है, प्रवाल द्वीप ये भी नहीं है, मीठे पानी का झील इनके बारे में तो सुना हुआ है नहीं। तो ये दो ऑप्शन आपके बच रहे हैं। तो दो ऑप्शन में से अगर आपको एक टिक लगाना रहेगा तो लगाइएगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। इस वजह से ये प्रसिद्ध है, न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है और ये अपने खेती के लिए काफी ज्यादा प्रसिद्ध है वहां पे। ठीक है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है और इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा ये तो सही है, लेकिन ये केरल का धान का कटोरा है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो आज वाले वीडियो में हम लोग करते हैं यहीं तक। 21 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग सेकंड पार्ट से देखेंगे क्योंकि यहाँ से आपके पर्वत और पठार शुरू हो रहे हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में और एमसीक्यूज के साथ। अब हम लोग एमसीक्यूज की सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।